जय हिंद दोस्तों, कैसी है आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी महा मैराथन क्लास देखने वाले हैं। ये क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत छोटे छोटे टॉपिक को मात्र एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग साहित्य परिचय जो है कवि का भी और लेखक का भी, ये भी दोनों क्लियर हो जाएगा। आपका कहानी का उद्देश्य जो आपके पेपर में आता है वो भी क्लियर हो जाएगा और खंड का भी क्लियर हो जाएगा, आप जिस जिले के अनुसार हो उस जिले के अनुसार। ठीक है, देखिए मैं इन तीनों को ही नहीं बताऊंगा, इन तीनों को याद करने का तरीका बताऊंगा, इंपॉर्टेंट इन तीनों के बारे में बताऊंगा, इन तीनों को लिखने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जो साहित्य परिचय याद करके जाते हैं लेकिन पेपर में सही ढंग से लिखते नहीं है, जिसके कारण उनको नंबर नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार कहानी का उद्देश्य भी है, कहानी का उद्देश्य याद करके रट के जाते हैं लेकिन गलत ढंग से लिख के आ जाते हैं। ठीक है, और वहां से उनका नंबर कट जाता है, मतलब 5 में 2 नंबर, 5 में 3 नंबर मिलता है और रिजल्ट के दिन सोचते हैं सर मेरा नंबर कहां गया। तो भैया आज की इस वीडियो से तीनों चीज तो तुम्हारा कंफर्म हो भी जाएगा और साथ में पूरे पूरे नंबर मिलने की गारंटी भी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और यहां पर 100% की गारंटी है मेरे भाई, 100% की गारंटी। जब तुम पेपर देने बैठोगे ना हिंदी को 22 तारीख को, तो तुम मुझको ही याद करने वाले हो। ठीक है, देखो मैंने सब कुछ लिख रख लिया है भाई, देखो सब कुछ लिख लिख के रखा है, देखो सब कुछ लिख लिख के रखा है, सब कुछ कैसे कैसे आपको दिखाना है सब कुछ मैंने कर रखा है, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए और एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कल सुबह 7 बजे संस्कृत खंड का मैराथन आने वाला है। ठीक है, देखिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश में कि सर हम हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश तो कर लेंगे लेकिन संस्कृत वाले हम नहीं कर पाते हैं। तो भैया उनके ऊपर कल महा मैराथन क्लास आने वाली है सुबह में 7 बजे, यानी कि कल कितने तारीख हो जाएगी, कल हो जाएगी 18 फरवरी। तो कल 18 फरवरी को वो मैराथन क्लास सुबह में 7 बजे आने वाली है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कहानी का उद्देश्य देखेंगे, कहानी का उद्देश्य देखेंगे क्योंकि कहानी का उद्देश्य थोड़ा छोटा है, तो कहानी के उद्देश्य को पहले देखकर हम खत्म कर लेंगे, फिर हम साहित्य परिचय और उसके बाद हम खंड काव्य देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में कहानियां जो हैं वो 4 हैं। एक बहादुर कहानी है, पंचलाइट कहानी है, ध्रुव यात्रा है और लाठी है। ठीक है, इस चारों में से आप 2 कोई भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको 2 तैयार नहीं करना है ना तो बस एक ही तैयार कर लो, बहादुर बस तैयार कर लो, 100% ये आपके पेपर में फंस जाएगा और आपको 5 नंबर आराम से दिला के जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आप बहादुर नहीं तैयार करना चाहते हो तो बस मैंने आपको 2 चीज बता देता हूं, या तो आप बहादुर तैयार कर लो या पंचलाइट, दोनों में से कोई एक तैयार कर लो। ठीक है, दोनों तैयार नहीं करना है क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा भैया, देख लेना कहीं कैसे सेट होंगे ना जिनमें दोनों फंसेगा, तो आपको बस इसमें से एक तैयार कर लेना है। मेरा कहना मानो तो बहादुर तैयार कर लो क्योंकि बहादुर सबसे आसान है और आज की इस वीडियो में बहादुर ही करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे पंचलाइट करना चाहते हैं आप तो पंचलाइट भी मैंने करा दिया है, वो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन बहादुर कर लो। और भैया ये जो मेरे कार आने वाला हो ना इतना आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और एक नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई, ये मेरी गारंटी है यहां से। ठीक है, चलिए इतना आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 मैंने दाग दिया है, ऐसे ही आपको स्केच पेन से दागना, जैसे मैं जिस जिस कलर से लिखा हूं, जिस जिस पेन से लिखा हूं ना उसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि किस पेन से लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जिससे अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो मैंने पेन से लिखा ना इसी पेन से आपको पेपर में लिखना है, वो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आप यस कमेंट करेंगे तो कर दूंगा मैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 से दाग देना है क्योंकि 6 नंबर ही आपका ये क्वेश्चन होगा। फिर आप जिस कहानी को लिख रहे हो, जैसे हम बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख रहे हैं तो हम बहादुर कहानी का उद्देश्य यहां पर लिख देंगे। ये स्केच पेन से नहीं दागना है, ये आपको ब्लैक पेन डॉट पेन लेके जाना है, उससे लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखो इतना आसान आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। लिखेंगे बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मानव वैज्ञानिक कहानी है। 2 बार पढ़ोगे कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मानव वैज्ञानिक कहानी है, बस याद हो जाएगा। इस कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार द्वारा एक नौकर के साथ किए गए बुरे व्यवहार पर आधारित है।
बस याद, एक दो बार पढ़ोगे ना इस लाइन को तो ये चारों लाइन तुमको याद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और देखो इतना मैंने सटा सटा के लिखा है, तब ये कम से कम 1.5 पेज में हुआ है और एकदम आसान भाषा में। और आप तो इससे थोड़ा फर्क फर्क में लिखना पेपर में, जिससे आपको और पेज भरे। कम से कम 2 पेज में आप इसको लिखना, ठीक है। 2 पेज में, 1.5 पेज में लिखोगे काफी है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि भैया 2 पेज में लिखी के आना, तुम 1.5 पेज में भी लिखोगे ना तो काफी है, ठीक है। चलिए अब आप कहोगे सर आपने हेडिंग क्यों बनाया है, इसमें तो हेडिंग नहीं होता है। मैंने भैया हेडिंग इसलिए बनाया है जिससे आपको ये याद रह सके, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने लिख देता तो आपको याद नहीं हो पाता, लेकिन अगर शीर्षक में कथानक ऐसे हेडिंग बनाया हो ना, जिससे आपको तुरंत ये कहानी याद हो जाएगा और पेपर में तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ना, अभी देखो समझ में आएगा। अब आपको हेडिंग में से ही बनाना है, पेपर में शीर्षक हेडिंग बनाना है। अब आपको शीर्षक हेडिंग बनाते ही आपको मालूम चल जाएगा कि सर ने शीर्षक में क्या लिखवाया था। देखिए, प्रस्तुत कहानी लघु, आकर्षक, सरल तथा सार्थक है, ठीक है। यदि आपको ये वाला लाइन हार्ड भी लग रहा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां से भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला भी लिखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, टीचर पढ़ते ही आपको नंबर दे देगा। तो मेरा कहना मानो तो ये भी लाइन जरूरी याद कर लें, ज्यादा तो लंबा है भी नहीं, लघु, आकर्षक, सरल तथा सार्थक है, ठीक है। तो ये तो याद ही हो जाना चाहिए। प्रस्तुत कहानी का प्रस्तुत कहानी का पूर्ण कथा, यहां पर आप पूर्ण कथा या सभी कथा या संपूर्ण कथा भी लिख सकते हो, अपने अनुसार आप शब्द को परिवर्तन भी कर सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि जो मैं लिख के दे रहा हूं वही लिख के आना है। पूर्ण कथा कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर की ओर घूमता है, ठीक है। शीर्षक के अनुसार प्रस्तुत कहानी एक सफल कहानी है, बस हो गया। इतना आसान तो है भैया, इससे आसान अगर तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कहीं मिल जाए ना तो भैया कमेंट करके तुम बता देना, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको हेडिंग डालना है कथानक हेडिंग डालने के बाद अब आपको देखो इतना आसान कहीं नहीं। सोचो, देखो तुम पहले पढ़ो उसके बाद ही कहोगे। एक 12 से 13 वर्ष का लड़का है जिसका नाम बहादुर है। लो भैया याद हो गया ये लाइन। वह लेखक के घर में नौकर का काम करता है। शुरुआती दिनों में लेखक और उसके पूरा परिवार बहादुर के साथ पालतू पशु की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। बहादुर भी बहुत लगन है ना, हाँ, बहुत लगन से कार्य करता था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लेखक के बड़े पुत्र तथा उसके पत्नी द्वारा बहादुर को मारा पीटा जाता है और उसे अपना रोटी स्वयं सेकने के लिए कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब यहां पर मैंने जानबूझ के यहां पर गलती किया है, ठीक है। लिखने मैंने जानबूझ के यहां पर सेकने की जगह पर लिखने। अब मैंने इसलिए गलती किया है जिससे मैं आपको बता सकूं कि यदि आपको भी ऐसी बीच में कहीं गलती हो जा रही है तो आपको आगे हैंडल कैसे करना है। देख रहे हो ना, मैंने सिंपल से बस एक लाइन से कट कर दिया है, फिर मैं आगे बढ़ गया हूं। ऐसे ही आपको बस एक लाइन ऐसे बस जैसे मैंने किया ऐसे कर देना। अब ये नहीं कि भैया इसे मार अडा नहीं, ठीक है, समझ गए, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है भैया, रोटी स्वयं सेकने के लिए कहा जाता है। एक दिन लेखक के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं और वह रिश्तेदार बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं, ठीक है। तब लेखक बहादुर को बहुत मारते हैं और पीटते हैं। लेकिन इस समय जो बहादुर होता है उसका कोई मतलब वो नहीं होता है भैया, इसमें बहादुर कोई गलती नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पीटा जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद लेखक और लेखक के पूरे परिवार सब काम स्वयं करना पड़ता है, जिसके कारण वह अपने किए पर बहुत, अब आगे देख लीजिए, किए पर बहुत पछताते हैं, ठीक है। इस कहानी से हमें अब उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे और उद्देश्य डालने के बाद यहां पर आप उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है। अब उद्देश्य कैसे आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं। अब इतना आपने कहानी पढ़ा, अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली वो अपने से आप बना के लिख सकते हैं। मैंने अपने से लिखा भैया, कोई क्वेश्चन बैंक कोई गाइड से मैंने नहीं लिखा है, तो मिला लेना। अगर किसी बुक में किसी क्वेश्चन बैंक में अगर ये दिख जाए ना तो भैया मैं अभी का भी चैनल बंद कर दूं, ठीक है। चलिए इतना बोलना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अब आप हो कि विश्वास करोगे नहीं तो भैया तो विश्वास दिलाना पड़ता है ना। उद्देश्य में मैंने लिखा कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कदम उठाने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। जैसे इस कहानी में बिना विचारे लेखक बहादुर के साथ गलत करता है, ठीक है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़ के भाग जाता है। बाद में लेखक और पूरे परिवार को पछताना पड़ता है। अब लेखक मारने से पहले, पीटने से पहले अगर सोच विचार कर लेता, अगर बात कर लेता तो भैया ये नौबत नहीं आती, बहादुर घर छोड़ के नहीं भागता, ठीक है। तो मैंने भैया उद्देश्य लिख दिया है, आप अपने से ही बना के लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा 5 नंबर का खेल, ठीक है। ऐसे लिख क्या होगा ना तो स्वयं ऐसे चेक करेगा और ये लो भैया 5 नंबर, ऐसे
ऐसे तुम्हें नंबर देगा वो, ठीक है। इस तरह भैया इतना पढ़ेगा भी नहीं, बस वो शुरुआती का शीर्षक देखेगा ना, अरे ये तो अच्छा हेडिंग में लिखा है, तो हेडिंग का थोड़ा एक दो लाइन पढ़ेगा, अरे भाई बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड है, इसको नंबर देना पड़ेगा, तो वो दे देगा। समझ गए मेरी बात? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे भैया, कहां पर? तो अब हम बढ़ेंगे साहित्य परिचय पर। अब हम सीखेंगे कि साहित्य परिचय में कैसे लिखना है, जिससे हमें 5 नंबर लेखक का भी और 5 नंबर कवि का भी मिल जाए, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हमारे जीवन परिचय कौन कौन से है। जीवन परिचय नहीं बोलो, साहित्य परिचय बोलो, क्योंकि 12वीं वालों को साहित्य परिचय आता है, ठीक है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर साहित्य परिचय लिखे या जीवन परिचय लिखे, सर हम साहित्य परिचय याद करें या जीवन परिचय याद करें, सर हम जीवन परिचय और साहित्य परिचय का अलग अलग हेडिंग बना के लिखे या एक ही हेडिंग में लिखे, ठीक है। सर हम रचनाएं कम से कम कितना लिख सकते हैं, सर हम अधिक से अधिक कितना लिख सकते हैं, सारा आज ही क्लियर आपका हो जाने वाला है, ठीक है। और इस ढंग से लिख के आओगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी फुल गारंटी है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर नंबर कट जाएगा भैया तो वो गलती क्या होगी कि तुम गलत लिख के आओगे या तुम करके नहीं आओगे, ठीक है। चलो अब देखो इंपॉर्टेंट में बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लो, मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लो, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लो और महादेवी वर्मा का तैयार कर लो, ठीक है। बस काफी है इतना। और यदि आपको ये सब तैयार है ना, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी तैयार कर लेना, ठीक है। और मान लीजिए वो भी तैयार है तो भैया कवि में आके एक और सुमित्रानंद पंत का तैयार कर देना, ठीक है। हो जाएगा ना? अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये पांचों तैयार कर लो, आराम से फंस जाएगा यदि आपका नसीब बढ़िया रहा तो। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, यानी कि मेरा नसीब खराब होता नहीं फंसेगा? अरे भैया तुम्हारा नसीब खराब रहेगा ना तो तुम पेपर ही देने नहीं जाओगे, ठीक है। तो नसीब के ऊपर हमें नहीं बैठना है, हमें वो चीज पढ़ना जो हमारे पेपर में आए। तो भैया ये 100% है भैया, ये आ जाएगा हर एक सेट में, इस दोनों में से एक ना एक तो जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये तीनों में से एक ना एक जरूर मिलेगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा से भी इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात? चलिए समझ गए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज थी, तो भैया इसको हम साइड हटाते हैं। चलिए अब देखिए हम लिखने का तरीका देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने यहां पर लिख रखा है, अब मैं समझाऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। अब अगर आप कवि का लिखेंगे तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, ठीक है। समझ गए? इसी तरह सेम ऐसा ही पेपर में लिखना है। अब यहां पर मैंने स्केच से नहीं लिखा है, आप स्केच से लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने स्केच से नहीं लिखा है भैया, उस टाइम मेरा मति कहीं और गया था, बुद्धि कहीं और चला गया था, इसलिए गलती हो गई। तो आप यहां पर ये स्केच से लिखेंगे। फिर हमने जिसका आप जीवन परिचय लिखना चाहो वहां पर आप यहां पर लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बस ऐसे कर दोगे। अब यहां पर आपको साहित्य परिचय संक्षिप्त परिचय कुछ नहीं लिखना है, अब 2 लाइन छोड़ के आपको लिखना है साहित्य संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको जन्म स्थान उपाधि रचना मृत्यु प्रसिद्धि, आपको जितना चीज इनके बारे में मालूम है वो आप लिख देंगे। फिर जन्म यहां पर लिख देंगे, आप जन्म स्थान लिख देंगे, उपाधि मैंने यहां पर लिख दी है, रचनाएं लिख दिए, रचना यहां पर आप 2-3 भी लिखोगे काफी है, मृत्यु भी यहां पर लिख दोगे और प्रसिद्धि यहां पर लिख दोगे आप, ठीक है। और इसको बॉक्स में बना देना, ठीक है। देखो इसमें बॉक्स तो मैंने नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप बॉक्स इसको बना देना, अगर रहे तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहां पर आप लाइन भी एक बार खींच देना, हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो काफी है, ठीक है। चलिए अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर हम जीवन परिचय का हेडिंग डालें या साहित्य परिचय का, तो भैया तुम्हें जीवन परिचय का भी हेडिंग डालना है और देखो तुम्हें साहित्य परिचय का भी हेडिंग डालना है, ठीक है। समझ गए? अब कहेगा सर हम एक ही में नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप साहित्य परिचय डालो और जीवन परिचय में जो लिखे वो और जो साहित्य परिचय में लिखो सब एक साथ ही लिख डालो, कोई बात नहीं है भैया, कोई बात नहीं है। समझ गए? लेकिन अगर आपको ऐसे भी लिखोगे तो काफी है, ठीक है। चलिए जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे। अब मैंने जो लिखा है, अब देखो यहां पर जीवन परिचय लिखने का ट्रिक, ये जो आप संक्षिप्त परिचय लिखोगे ना, इसी से आप जीवन परिचय बना सकते हो, ठीक है। देखो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता शुरू से ही लखनऊ में रहते थे। अब जिनको वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्य परिचय नहीं तैयार है वो भैया यहां से तैयार कर लो, ठीक है। जिसके कारण अग्रवाल जी का बचपन भी इनके माता पिता शुरू से ही लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण अग्रवाल जी का बचपन भी लखनऊ में बीता। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को तैयारी होगा। ये अग्रवाल जी का प्रारंभिक शिक्षा इनके माता पिता के साथ लखनऊ में ही हुआ। अग्रवाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। अग्रवाल जी एक तेज मेधावी और ईमानदार छात्र थे।
अग्रवाल जी हिंदी, संस्कृत तथा बंगाली भाषा में अच्छा ज्ञान था। अग्रवाल जी को साहित्य में प्रेम बचपन से ही था। ये हिंदी साहित्य के निबंधकार, टीकाकार तथा आलोचक के और साहित्य ग्रंथों के संपादक के रूप में क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसको पलट देते हैं, प्रसिद्ध थे। अग्रवाल जी ने जो साहित्य हिंदी में योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इस निबंधकार को नहीं है भैया, का कर लो, इस निबंधकार का 27 जुलाई 1967 को काल ने छीन लिया। ठीक है, नहीं को ही रखो भैया, हमें लगा यहाँ पर मृत्यु लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, इस निबंधकार को 27 जुलाई 1967 को काल ने क्या कर लिया, छीन लिया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देख रहे हो ना स्टाइल लिखने का। चलिए अब साहित्य परिचय लिखेंगे। साहित्य परिचय लिख सकते हो आपने, या तो साहित्य परिचय में जीवन परिचय भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी लखनऊ तथा मेरठ के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी कुछ समयों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया था। अग्रवाल जी पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया तथा इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्मर का उद्घाटन भी किया। अग्रवाल जी अपने रचनाओं में भारतीय संस्कृति तथा भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। अग्रवाल जी हिंदी जगत के प्रसिद्ध निबंधकार और क्या थे भैया, साहित्य ग्रंथों के संपादक के रूप में प्रसिद्ध थे। बस इतना काफी है। बात कर ले इनकी रचनाएं की, तो देखिए इनकी रचनाएं आप किसी भी का 5 भी रचनाएं लिख दोगे ना, 5 या 6 उनकी प्रमुख रचनाएं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए इस तरह आपको निबंध संग्रह शोध याद है तो लिखो, नहीं तो भैया आप लाइन में भी 5 लिख दो, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे, यदि आपको हेडिंग में याद है तो हेडिंग में ऐसे लिखेंगे, और ये तो लिखना ही है कि इनकी प्रमुख कृति, और ये सब याद है तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। इनकी प्रमुख कृति, अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, इतना मैंने लिख दिया। निबंध संग्रह है इनकी कल्पिश, कल्पलता, कला और संस्कृति, माता भूमि, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र, राष्ट्र के स्वरूप और आदि। ठीक है, शोध पाणिनिकालीन भारत, ये शोध वाला जरूर लिख देना, ये याद कर लो, इसी से आपको रचनाएं का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है इनकी रचनाएं का याद करने का, वो वाला वीडियो में अलग से बना दूंगा। क्लियर है, तो ये हमने सीखा जीवन परिचय में कौन कौन से तैयार करके जाने हैं, कैसे कैसे लिखने हैं, कितने पेजों में लिखने हैं। देखिए पेज में तो आप 2 पेज में लिखिएगा, जीवन परिचय साहित्य परिचय दोनों मिला के। ठीक है, 3 पेज में भी, मतलब अगर 2.5 पेज में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 पेज के पार मत जाइएगा भैया, टीचर समझ जाएगा कि आप कॉपी भरने के लिए इसको मार रट्टा कर रहे हो। ठीक है, तो नहीं करना है, समझ गए। चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया खंड काव्य की तरफ, जो बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर हमारे जिले में कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, सर हम खंड काव्य में क्या क्या तैयार करें, सर इतने सारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं और इतने बड़े बड़े आंसर हैं, क्या सर हम सभी याद कर लें? काहे के लिए सभी याद कर लो? यदि तुम्हारा दिमाग अगर तरबूजा जैसा है तो याद कर लो, उतना घुस जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग छोटा है, इंसान हो, तो भैया जो मैं बता रहा हूं वो करो। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हम खंड काव्य में तैयार क्या करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी जिले से खंड काव्य पढ़ो, कोई टेंशन नहीं, आपको अपने जिले के अनुसार यही खंड काव्य तैयार कर दे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप किसी भी खंड काव्य का, बस खंड काव्य का कथा वस्तु तैयार कर लो। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक में दिया होगा खंड काव्य का कथा वस्तु, ठीक है, तो वो तैयार कर लो, या खंड काव्य का सारांश लिखा होगा वो तैयार कर लो। ठीक है, और आपके खंड काव्य का जो मेन प्रमुख पात्र है, जिसे आप जैसे फिल्म में हीरो नहीं जिसे बोलते हो, तो उस खंड काव्य में जिसका ज्यादा रोल है उसी का आप चरित्र चित्रण तैयार कर लो। ठीक है, हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप तो ये भी तो बता दो कि हमारे जिले में कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, सर हम लखनऊ जिले में हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, सर हम गोरखपुर में, तो भैया ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब इसके लिए बार बार वीडियो थोड़ी ना बनाना चाहिए, एक ही वीडियो में मैंने सारे जिले का बता दिया है कि किस जिले में कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये सब तैयार करो, आज किसी वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात रही कि सर हम खंड काव्य में क्या तैयार करें और कौन से खंड काव्य पढ़ें। अब हम बात करेंगे पेपर में हम कैसे खंड काव्य लिखेंगे, जिससे मैं पूरे के पूरे खंड काव्य का नंबर हमें मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 का 5।
ठीक है। अब आपके खंड काव्य वहां पर 5 6 वहां पर खंड काव्य रहेंगे पेपर में आपके, तो उसमें से जो आपका खंड काव्य होगा ना वो आप यहां पर लिखना। जैसे मान जाओ का खंड काव्य तीसरा होगा तो यहां पर आप 7वां का तीसरा, मेरा खंड काव्य 5वां था तो मैंने 7वां का 5वां लिख दिया। ठीक है, चलिए यहां पर आप खंड काव्य का अपना नाम लिख देंगे। सत्य की जीत, मेरा खंड काव्य सत्य की जीत है तो मैंने यहां पर लिख दिया। सत्य की जीत जो बलिया में है भैया, जो बलिया के आसपास के जिले में, वो इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो बलिया से कौन कौन है थोड़ा कमेंट करके बताना, चाहे आप जिस जिले से हो ना उसका कमेंट करके बताना। ठीक है, सब आप तो मेरे भाई प्यारे हो तो सबका जानना जरूरी है। ठीक है, सत्य की जीत यहां पर लिखने के बाद अब आपको खंड का कथा वस्तु लिख रहे हो तो खंड काव्य की कथा वस्तु ऐसे लिखोगे। देखो पेपर में ना खुल के बता रहा हूं मैं, खंड काव्य में कथा वस्तु जरूर आता है, तो आप कथा वस्तु जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, खंड काव्य का कथा वस्तु जैसे लिख देना, और इसके बाद मैंने जो लिखा है ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि ये तो सारे बच्चों के लिए है नहीं, ये तो बस बलिया वालों के लिए या जो हमारे आसपास के हैं जिनके जिले में खंड काव्य सत्य की जीत चलती है उनके लिए है। तो भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, ले लो देख लो। ठीक है, ऐसे बस इतना तो लिखना पड़ेगा, इतना लिखना है भैया, 5 नंबर की बात है। ठीक है, केमिस्ट्री या फिजिक्स में 2 पेज 3 पेज याद कर लोगे, हिंदी में 5 नंबर के लिए 1 पेज याद नहीं कर पाओगे क्या? कहानी जैसा तो है, इससे आसान आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देख लो, ये सब अपने से हमने बना के लिखा है, और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक जो खरीदे हो ना, चाहे विद्या को चाहे अवतार को, उसमें भी इतना आसान नहीं मिलेगा, तुम देख लेना। ठीक है, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये तो भैया हम सत्य की जीत का खंड काव्य दे दिए। अब जो बच्चों को और ज्यादा डाउट है कि सर हमें तो बताओ हम कौन से खंड काव्य हम कैसे तैयार करें, आप तो आसान इनको वाले को बता दिए, सर मेरा भी आसान वाला बता दीजिए। तो भैया इतना मुमकिन नहीं है भैया, सोचो यार 6 से 7 खंड काव्य है, सबके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाए और उस पर मात्र 2-3 व्यू आए। अब तुम तो हर जिले का खंड काव्य देखोगे नहीं, तुम तो अपने जिले का खंड काव्य देखोगे। अब इसमें समय क्यों बर्बाद करना, आपका खंड काव्य जो है ना यूट्यूब पर सर्च करके उसको देख लो। ठीक है, क्योंकि वो सब आपको मिल जाएंगे। आपको किसी भी हमारे जैसे हम जो सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं ना, अब भैया देखो अब खंड काव्य में सबको कराने लगूं तो किसी बच्चा का तैयार होगा, और जो कॉमन चीज है वो सबका तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, जो भी आपका खंड काव्य है यूट्यूब पर आपको बुक से आसान मिल जाएगा, तो वहां से आप तैयार कर लो। क्वेश्चन बैंक से तैयार मत करना, उसमें बहुत ज्यादा लंबा है, वो आपसे तैयार नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बतानी है, और कल सुबह 7 बजे दिमाग में रखना है कि कल आप लोगों का संस्कृत का ट्रिक के साथ साथ महत्वपूर्ण महामैराथन आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।